हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के विज्ञान के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, विद्युत यूनिट हमने शुरू की थी और उस यूनिट के 3 लेक्चर हो गए हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। अब तक 3 लेक्चर में हमने आवेश से शुरू किया था। आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, फिर विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर हम इंग्लिश में कहें कि चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये 4 चीजें हमने बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ ली है और हमने साथ में न्यूमेरिकल भी कर लिया है। अब देखो, ऐसा करते हैं, 5 मिनट देते हैं इस वीडियो में, 5 मिनट देते हैं और एक बार रिवाइज करते हैं। जिन बच्चों ने स्कूल में, ट्यूशन में कहीं भी पढ़ा हुआ है और वो पहली बार इस वीडियो में आए हुए हैं तो रुके रहें, 5 मिनट रुको। अगर आपको लेक्चर में मजा आता है तो रुके रहना, अदरवाइज आप छोड़ के जा सकते हो। वैसे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक बार आप थोड़ा सा टाइम लेके देखो और ये कहीं ना कहीं 5 मिनट में बस हम ये रिवाइज करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि हमने जितना अब तक पढ़ा है वो हमें आता है कि नहीं। आपने चाहे यहाँ से पढ़ा है कहीं और से पढ़ा है, आप जज कर सकते हो कि आपको वो चीज क्लियर है कि नहीं। विद्युत यूनिट में जो ये टॉपिक्स हैं, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। कुछ एक सवाल मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखो, मेरे पास सवाल यहाँ पे रिटेन में है तो मैं वहां से देखता हूँ और फिर देखते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। फटाफट से करेंगे ये काम। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया मैंने, सवाल आ गया होगा वहां पे। ठीक है, मेरे पास भी क्वेश्चन है, मैं यहाँ से देख के कर रहा हूँ, आप वहां से कर लो। ठीक है, जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के आवेशित होने का क्या कारण होता है। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आप देख लो वहां पे। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी पदार्थ के आवेशित होने का क्या कारण होता है। तो आवेशित होने का कारण क्या होता है भाई, चार्ज का रीजन क्या होता है, चार्ज क्यों आता है। चार्ज आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया या फिर इलेक्ट्रॉन घट गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घट गया तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका आंसर पता चल गया होगा और आप शायद खुद आप ये आंसर जानते होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है, यदि किसी परिपथ में आवेश प्रवाह के समय को बढ़ाया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह के समय को बढ़ाया जाता है, तो आवेश प्रवाह के समय को बढ़ाया जाता है तो हमारे धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धारा यानी कि विद्युत धारा को किससे दिखाते हो आप, विद्युत धारा को आई से दिखाते हो। आई बराबर क्या पढ़ाया मैंने, क्यू बाई टी पढ़ाया है। आई बराबर मैंने क्या पढ़ाया है, क्यू बाई टी पढ़ाया है। इस फॉर्मूले की मदद से हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। कैसे, कह रहा है कि आवेश के प्रवाह के समय को बढ़ाया जाता है, यानी कि टाइम को इंक्रीज किया जाता है। तो कह रहा है धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवेश उतने ही है, पहले 10 थे, 20 थे, 50 से 100 थे, अभी भी उतने ही है। टाइम को बढ़ा दिया, पहले 10 सेकंड लगता था, अब मान लो 20 सेकंड लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है, समय को बढ़ा दिया। तो कह रहा है विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कह सकते हो कि आई घटेगी, विद्युत धारा घट जाएगी, विद्युत धारा जो है वो घट जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आवेश के प्रवाह की दर को और समय जब बढ़ाओगे तो दर कम हो जाएगा और दर कम होगा तो करंट कम हो जाएगी। या फिर ऐसे समझो कि अगर इस आवेश को तुमने 100 माना, सपोज दैट, मानो टाइम पहले 10 लगता था तो आई कितना आएगा, आई कितना आएगा, 10 आएगा। पहले आई कितना आ गया, आई वन कितना आ गया, 10 आ गया। अब मान लो समय 10 के बजाय 20 लगता है, तो 100 तो चार्ज था लेकिन समय 10 के बजाय 20 लग गया, समय को हमने बढ़ा दिया, 20 कर दिया, समय को बढ़ा दिया। तो अब देखो, 2 करने 2 बचे 10, आई टू कितना आ गया, 5 आ गया, आई टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो पहले कितना आ रहा था, आई वन 10 आ रहा था, अब कितना आ गया, 5, यानी कि समय 10 से बढ़ के 20 हुआ तो धारा 10 से घट के 5 हो गई, यानी कि समय को बढ़ाओगे तो धारा घटेगी। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, अगर आपको समझ में आती है ना तो फिर आप समझ लो कि पढ़ रहे हो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। कोई परेशानी की बात नहीं है। आप क्या करोगे, आप मेरे चैनल पे आओगे, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पे इलेक्ट्रिक करंट की पूरा यूनिट का, तो वो तीनों चारों लेक्चर वहां पे है। पहले लेक्चर से चारों कर लो, आधे आधे घंटे के हैं, ज्यादा लंबा भी नहीं है, कोई 20 मिनट का है, तो आराम से पढ़ लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए फटाफट से तीसरा सवाल भी कर लेते हैं। तीसरा सवाल देखिएगा क्या है, कह रहा है, एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलाम आवेश गुजरती है। मैंने क्या कहा, फिजिक्स में सवाल को कैसे हल करते हो, आप जो चीज दिया उसको फिजिक्स के फॉर्म में लिख लो, मतलब उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो और फिर सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगाने से ये सवाल बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि एक चालक से होकर 1 मिनट में,
टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, और आपको पता है मिनट स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है, एसआई सिस्टम नहीं है, समय का एसआई सिस्टम में मात्रक है सेकंड, तो फटाफट से 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, यही पे बदल लो, ठीक है समय। और कह रहा है 150 कूलम आवेश गुजरता है, चार्ज जो है क्यू जो है वो कितना क्यू कितना है 150 कूलम, 150 कूलम, 150 कूलम आवेश गुजरता है, क्यू कितना है 150 कूलम है। तो हमसे पूछा है कि चालक में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, आई पूछा बच्चों, आई पूछा, बताओ कितना होगा। अब देखो समय का मात्रक सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया, एसआई सिस्टम में आ गए, क्यू का मात्रक कूलम, क्यू का मात्रक क्या होता है कूलम होता है, क्यू का मात्रक कूलम होता है, वो भी एसआई सिस्टम में है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई निकालना है तो आपको पता है, आई निकालना आपको पता है, आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी, आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी, अभी यहां भी बताया था मैंने, आपको पढ़ाया भी है, आई बराबर क्यू बाई टी, तो बराबर क्यू का मान रख दो 150 और बटे टी का मान यहां से रख दो 60 सेकंड में। कोई बच्चा अगर 1 मिनट, कोई बच्चा अगर यहाँ पे 1 रखेगा सवाल हल करेगा, उसका सवाल गलत हो जाएगा, उसकी जो विद्युत धारा निकलेगी वो सही नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार आपको समझाया यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ता है, सेकंड वाला रखना पड़ेगा, 60 सेकंड हमने रख दिया। अब इसको हल कर लो, 6 से 6 दूना 12, 3 15, 6 25 30, सॉरी करंट यानी कि आई कितनी आ गई, आई कितनी आ गई 2.5, 2.5, और करंट का मात्रक क्या होता है बच्चों, या तो एम्पियर लिख दो, एम्पियर लिख दो, या फिर आप कह सकते हो कूलाम पर सेकेंड, एम्पियर, तो करंट आ गई 2.5 एम्पियर। तीसरा सवाल भी हो गया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और शायद कुछ बच्चे इसको लगा भी पा रहे होंगे। अगर आप लगा पा रहे हैं देन वेल डन, अगर नहीं लगा पा रहे हैं कोई बात नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा सीखना है, धीरे धीरे सीखते 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 आप आगे कर सकते हो। इसीलिए तो मैं इसको लेके आया हूं कि आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने और आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी, अगर कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा तो। चलिए 3 सवाल हो गया, चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल देखिएगा, एक सेकेंड, चलिए चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर आवेश का मान बढ़ाया जाता है तो विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुड क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश का मान बढ़ाया जाता है, क्यू को बढ़ाया जाता है तो पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, यही आपके सवाल में पूछा गया है। तो भी का विभव का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, विभव का फॉर्मूला पढ़ाया था, विभव बराबर क्या होता था W बाई क्यू होता था, याद है, याद है कि नहीं है। देखो बार बार मैं कह रहा हूँ नोट्स को रिवाइज करके क्लास में आया करो, रिवीजन करके आओगे आपका ही फायदा है, आपको मजा आ जाएगा, चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और अगर रिवाइज नहीं करते हो तो फिर दिक्कत यह है कि आप प्रॉपर तरीके से सवाल को नहीं समझ पाओगे। अब ये फॉर्मूला जैसे मैंने v बराबर W बाई क्यू बताया, उससे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि v बराबर W बाई क्यू होता है। चलिए W बाई क्यू, वर्क के बारे में कुछ नहीं कहा है तो वर्क को कांस्टेंट किया हुआ है, वर्क नहीं बदल रहा है, क्यू को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, क्यू को बढ़ा दिया गया, चार्ज को बढ़ा दिया गया। यदि, एक बार और रिपीट में पढ़ता हूं कि यदि किसी वस्तु पर आवेश का मान बढ़ाया जाता है, आवेश का मान बढ़ाया जाता है, कार्य वही है, ठीक है, तो विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विभव भी घटेगा, विभव क्या हो जाएगा इस केस में, घट जाएगा। क्यों? पुराना वाला सेकंड क्वेश्चन के जैसा आई बराबर क्यू बाई टी में क्यू कांस्टेंट था, टी बढ़ रहा था, भाई नीचे वाली संख्या वही, जैसे मान लो कि वर्क डन 100 था मेरा और मैं चार्ज को ले आया था पहले 10 चार्ज को लाया था, वर्क डन W कितना था मेरा 100 था और मैं चार्ज कितना लाया था पहले 10 लाया था, तो मेरा जो विभव था इस केस में V1 जो कितना था वो 10 हो गया था। और वर्क डन काम मैंने 100 ही किया, लेकिन चार्ज मैं ज्यादा लेके आया, चार्ज में 20 लेके आ गया, तो 2 25 10, इस केस में जो पोटेंशियल आया वो कितना आया 5 आया, कार्य उतना ही किया लेकिन चार्ज को ज्यादा ले आया, तो मेरा पोटेंशियल क्या हुआ 10 से घट के 5 हो गया, यानी कि चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। वैसे आप ये मैथमेटिकली भी समझ सकते हो और लॉजिकली याद रखो, अगर अंश बटे हर में कुछ लिखा है, ठीक है, अंश को तुमने नियतांक कर दिया, बदल नहीं रहे हो, अंश को बदल नहीं रहे हो, हर को बढ़ाओगे तो इस पूरी राशि का मान घटेगा। और अगर तुमने क्या किया, अंश बटे हर कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे किसी भी फॉर्मूले में अंश बटे हर कुछ भी लिखा हुआ है, तुमने हर को नियतांक कर दिया, इसको हर को बदल नहीं रहे हो, अगर 50 है तो हमेशा 50 है, अंश को अगर तुम बढ़ाओगे तो इस पूरी क्वांटिटी का मान बढ़ेगा और अंश को अगर तुम घटाओगे तो पूरी क्वांटिटी का मान घटेगा, ठीक है। अंश की बात करेंगे तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा पूरी क्वांटिटी, और ये घटेगा तो पूरी क्वांटिटी घटेगी। और यहाँ पे अगर हर की बात करें, जब हर में हर को बढ़ाओगे अंश को कांस्टेंट रखे तो पूरी क्वांटिटी का मान घटेगा, और हर को घटाओगे अंश को नियतांक रखे तो पूरी क्वांटिटी का मान बढ़ेगा, उल्टा रिलेशन होता है। जब हर की बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती, एक बढ़ेगा तो दूसरा
घटेगा। और जब अंश की बात करेंगे तो समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम तो देखो देना पड़ता है अगर आपको मैक्सिमम चीजें जाननी है, अच्छी चीजें जाननी है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, थोड़ी सी नॉलेज लेनी है। अभी बोर्ड एग्जाम्स में 1 आध महीने है, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करा दूं, ताकि कम से कम यहाँ से जो पढ़ के जाओ वो पेपर में आए तो वो ना छूटे आपसे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 5वां सवाल, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इन सबका आंसर आपको अपनी नोट्स में लिखना है भाई। ये सवाल तो आपके सामने चल ही रहा है, ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, ये क्वेश्चन आपको लिखना है, एक एक क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन का जो आंसर मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो आंसर आपको लिखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे आपको लिखना है नोट्स में, ये नहीं कि इसे छोड़ दोगे, नहीं, लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर मामला बनेगा नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी कर लेते हैं फटाफट से। 5वां कह रहा है 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर किसी दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम के एक आवेश को चलाने में कितना कार्य किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। 118 वोल्ट पर एक बिंदु, ये पॉइंट कोई P1 होगा, इसका जो वोल्टेज V1 है वो कितना है, 118 वोल्ट है। ये कोई पॉइंट P2 होगा, इसका वोल्टेज V2 है, और वो दिया हुआ है 128 वोल्ट, 128 वोल्ट। यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में, दूसरे बिंदु तक जाने में कितना कार्य किया जाता है, वर्क हमें निकालना है। वर्क बराबर कितना होगा, और कितना आवेश था, आवेश कितना था, 2 कूलाम। 2 कूलाम आवेश को P1 से P2 तक ले जाने में, जबकि P1 का वोल्टेज इतना वोल्ट है, P2 का वोल्टेज इतना वोल्ट है, कितना कार्य किया गया यही आपको निकालना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ रहा है। वो सवाल पढ़ो और जो मैंने बताया वो ध्यान से सुनो, समझ में आएगा, आसान है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चलो तो ये कैसे निकलेगा, चूंकि दो दो विभवांतर दिया हुआ है, 2 अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको विभवांतर विभव में अंतर वाले फॉर्मूले के बारे में सोचना चाहिए। डेल्टा V बराबर क्या होता था, W/Q होता था। डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है, बराबर W/Q। बताया मैंने आपको, V2 की वैल्यू 128 है, रख दो, माइनस V1 की वैल्यू 118 है, रख दो, इज इक्वल्स टू वर्क आपको निकालना है, तो वर्क को वर्क रहने दो, अपॉन Q, कितना कूलम आवेश लेके गए हो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, 2 कूलम, रख दिया हमने। यूनिट सबके सही है, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। 128 में से 118 घटाओगे 10 आएगा, बराबर W/2 आएगा, बाई 1 करके 3 गुणा कर दोगे, W में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, W बराबर 10 में 2 से गुणा होगा तो 20, और वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल। तो कितना कार्य किया गया बच्चों, कितना कार्य किया गया बताओ, 20 जूल का कार्य किया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पांचों सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा आपका अब तक जो आपने पढ़ा है पिछले 3 लेक्चर्स में। और अब जो है ये आप जरूर लिखिएगा सवाल, ठीक है, जरूर आपको करना है कॉपी। और मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर सवाल ये वाला लगाना चाह रहे हो, या इसके पीछे वाले भी अगर कोई सवाल आप लगाने चाह रहे हो तो वहां से जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज यार क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल करा रहा हूं तो न्यूमेरिकल में तो आपको एक बार समझ में आ गया ना कि सर ने कैसे किया, तो आप खुद से बना सकते हो, और खुद ही बनाओ, तभी आपको ज्यादा बेहतर आएगा। जब आप अपने हाथ से अपने कलम से करोगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और अब हम अपने चैप्टर को आगे ले चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है अभी समझेंगे थोड़ी देर में। पहले आप इसको कर लो, सॉरी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और कर लो, बस 1 सेकंड का टाइम दो, आता हूं मैं, फिर अपना आगे वाला जो टॉपिक मैंने बताया वो क्लियर करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट अभी हमें क्या पढ़ना है, विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, ठीक है। क्या होता है ये, इसके बारे में आपको जानना है। सिंपल है, विद्युत परिपथ की बात करें तो एक ऐसा परिपथ, एक ऐसा परिपथ या फिर एक ऐसा रास्ता जो क्लोज्ड हो, हमेशा एक बंद आकृति बनाए जिसमें कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हों और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो, उस परिपथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। मतलब कि वायर्स का एक ऐसा कनेक्शन जो एक क्लोज्ड डायग्राम या फिर बंद आकृति बना रहा हो, बंद आकृति बना रहा हो, तो और उसमें क्या क्या होनी चाहिए, उसमें कुछ एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होने चाहिए, जैसे कि तुमने बीच में कहीं बल्ब लगा दिया, कहीं पे हीटर है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कनेक्शन करके और एक क्लोज्ड डायग्राम अगर बनाते हो, अगर एक बंद रास्ता बनाते हो, तो फिर उस पूरे परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दिया है,
देख लो एक बार, एक लाइन का बहुत आसान समझ में आ जाएगा। कह रहा है विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को क्लोज डायग्राम हमेशा क्लोज होना चाहिए। अभी और समझ में आएगा। को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये बार बार बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के क्या होता है यहां से समझो। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बैटरी, ठीक है, एक बैटरी है। इस बैटरी को तुमने आगे जाके कहीं पे एक बल्ब से जोड़ दिया है। बल्ब से रास्ते में कहीं पे तुमने करंट नापने के लिए अमीटर लगाया हुआ है, और फिर इस बल्ब को बंद या चालू करने के लिए यहाँ पे तुमने एक स्विच लगाया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, आपकी बैटरी है। ये क्या है, आपका बल्ब है। ये क्या है बच्चों, अमीटर है। ये क्या है, ये स्विच है। ये सिंबल्स अभी जस्ट मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊंगा, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या सिंबल होता है। आप घबराइएगा नहीं, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। आपको सारे सिंबल्स मैं बताऊंगा, कैसे ये सिंबल्स हैं, क्यों है, ये सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे फिलहाल एक बार विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। एक बार परिपथ को समझ लो। ये जो छोटा वाला इसको माइनस से दिखाते हैं, इसको प्लस से दिखाते हैं, तो ये प्लस वाला कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस, और ये ठीक है। ठीक है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, बैटरी है, बल्ब है, अमीटर है, स्विच है। इस स्विच को ओपन या क्लोज कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, ठीक है, बंद है। यहाँ से करंट निकल रही है, कुछ धारा आई, इस तार में जाके धारा आई फ्लो हो रही है, फिर इस तार में भी धारा आई फ्लो हो रही है, बल्ब जल गया। फिर इस अमीटर में भी कितनी धारा आई फ्लो हो रही है, और ये आई करंट इसमें फ्लो होती चली जा रही है। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों कि विद्युत धारा के प्रवाह की एक बंद आकृति है कि नहीं। आई यहां से निकली, घूमते फिरते फिर इसी में आ गई, और घूमती रही। तो ये जो रास्ता है ना करंट का, ये जो परिपथ है ना करंट का, ये जो रास्ता है करंट का, इसी रास्ते को हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत का परिपथ यानी विद्युत जिस पथ से होकर चलती है। तो इसीलिए इसको प्रॉपर वे में कैसे कह सकते हैं, किसी विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ, विद्युत के चलने का पथ, विद्युत जहां से चल रही है, बस कैसे, बंद आकृति, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। और जो ये तुमने एक पूरी स्टोरी को, पूरे परिपथ को एक डायग्राम से दिखाया है ना, एक चित्र द्वारा दिखा दिया है ना, इसी चित्र को बच्चों विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। इसी चित्र को क्या कहते हैं, इस चित्र के नीचे जरूर लिखिएगा, ये चित्र जो बना दिया ये क्या है, विद्युत परिपथ आरेख। ये जो चित्र बनाया है, ये चित्र क्या है, विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख, ऐसा डायग्राम, जो उसमें लगे उपकरणों, जैसे कि बल्ब लगा है, मीटर लगा है, स्विच लगा है, वह धारा स्रोत के विभिन्न, धारा स्रोत यहाँ पे बैटरी है, धारा मिल किससे रही है, बैटरी से मिल रही है। तो धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों को, जो रिलेशन है इनके, जिस हिसाब से कनेक्ट हुए हैं, जो इनका कनेक्शन है, वैद्युत प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करता है। ये बल्ब का सिंबल, ये मीटर का सिंबल, ये स्विच का सिंबल, ये बैटरी का सिंबल करता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम समझ में आ गया क्या होता है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, वंस मोर एक बार और रिपीट कर देता हूं। विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ मींस विद्युत के चलने का पथ, जहां पे करंट फ्लो हो रही है, तो जो इसका रास्ता होगा ये विद्युत परिपथ कहलाएगा, बशर्ते ये क्लोज्ड होगा। बाकी इसको ओपन और क्लोज आप स्विच से भी कर सकते हो, स्विच से ऑन, स्विच से ऑफ। ऑन करोगे तो क्लोज हो जाएगा, ऑफ करोगे तो वो खुल जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। ये और क्लियर होगा अभी आगे, बस 1-2 मिनट का टाइम दो, अभी जस्ट इसके आगे डिस्कस करने वाला हूं। और जब क्या कहा हमने कि किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों और धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों को वैद्युत प्रतीक द्वारा, जैसे कि यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, तो इस पूरे आरेख को हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ आरेख या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ये इतना दबाव देके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आगे हम लोग बार बार इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे, बार बार इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रही बात इन प्रतीकों की जो आपके सामने पहली बार आए हैं, बस 1 सेकंड का मौका दो, इसके बाद वही डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका नोट्स जब बोर्ड पे लिख दिया है तो दोबारा मेहनत क्यों करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, टाइम देता हूं 1-2 सेकंड का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे प्रॉपर यही नोट्स आपको लिखना है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने ले लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए जिन जिन सिंबल्स का यूज करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए जिन जिन सिंबल्स का यूज करना होता है, जिन प्रतीक का यूज करना होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे चैप्टर में बार बार आएंगे आगे, वो एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। पहला हमारे पास है विद्युत सेल या बैटरी। विद्युत सेल या बैटरी, आमतौर पे घर में आपने सेल देखा होगा, जो घड़ी में सेल लगता है, दीवार घड़ी में या फिर टॉर्च में लगाते हैं सेल। बैटरी भी आमतौर पे सभी बच्चों ने देखा होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी तो आई थिंक इन्वर्टर अब सबके घर घर में हो गया है, तो इन्वर्टर वाली बैटरी आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। उस बैटरी में आप ध्यान दोगे तो सेल में कभी देखना एक टर्मिनल पे प्लस लिखा होता है, एक टर्मिनल पे माइनस। और बैटरी भी आपके घर में होगी, तो बैटरी में उसमें से दो खूंटियां निकली रहती हैं, दो ना, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, दो उसमें से टर्मिनल निकले होते हैं। उन्हीं दोनों को चिमटी से या फिर किसी और जुगाड़ से जोड़ के हम कनेक्ट करते हैं, किससे? एसी करंट से, जो जो विद्युत हमारे घर में आती है उससे कनेक्ट करते हैं। और हमारे पास एक इन्वर्टर होता है जो बैटरी को चार्ज करता है, फिर बैटरी वाली ऊर्जा को जब बिजली नहीं होती है तो वो हमें रिटर्न में देता है। ठीक है, तो वो दोनों नोड्स आपने देखा हुआ है। यानी कि हमारे पास सेल या बैटरी में दो नोड्स होते हैं, एक प्लस टर्मिनल, एक माइनस। दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। तो बैटरी को बच्चों कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। बैटरी को हमेशा ऐसे एक लाइन, फिर एक लंबी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक लाइन। जो लंबी वाली लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है, और जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को दिखाती है। तो एक बैटरी को हमेशा ऐसे ही दिखाओगे। यहाँ या ये वायर है, ये क्या है? ये तार है। इसको ले जाकर के किसी सर्किट में जोड़ दो। जैसे अभी पीछे डायग्राम में तुमने देखा होगा, बैटरी बना के ऐसे मैंने उसको ले जाके एक बल्ब से जोड़ा था। तो ये दोनों आप कहीं भी, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आप कहीं भी जोड़ सकते हो। बाकी ये क्या है? ये बड़ा वाला टर्मिनल जो ये पॉजिटिव है, छोटा वाला टर्मिनल जो है निगेटिव है। ऑलवेज, हमेशा इसके अलावा बैटरी का या फिर विद्युत सेल का कोई और प्रतीक आप नहीं बनाओगे, यही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सिंबल आपको समझ में आया होगा। बल्ब तो आप सभी ने देखा होगा घरों में आपके जलते हुए। बल्ब को हमेशा आप बल्ब की तरह कुछ इस तरीके का डायग्राम दोगे, ये अंदर ऐसे कुछ बना के ये फिलामेंट जैसा यहाँ पे बना दोगे। ठीक है, ये आपका हो गया किसका सिंबल? बल्ब का सिंबल हो गया। बल्ब में भी एक इधर कनेक्शन, एक इधर कनेक्शन, इसको भी वायर से जोड़ सकते हैं। घर में भी बल्ब देखा होगा, बल्ब को कभी देखना पीछे वाला हिस्से से, उसमें भी दो टर्मिनल होता है। तो यही दो टर्मिनल, लेकिन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं होता, किधर से भी आप जोड़ सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद प्रतिरोध क्या होता है? एक सेकंड, चलो स्क्रीन पे देखो, प्रतिरोध आपको दिख रहा है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में यही प्रतिरोध यूज होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अब दुकान पे जाओगे, 5-6, पहले तो हम जब छोटे छोटे थे तो 3-4 रुपए का प्रतिरोध एक आ जाता था, एक ये रेजिस्टेंस आ जाता था। ये 5-6 हम लोग लेते थे, एक साथ जोड़ते थे और इसके थ्रू हम बैटरी चार्ज करते थे, बैटरी चार्जिंग डिवाइस हम बना लेते थे। प्रतिरोध क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या रोल है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका क्या रोल है, ये मैं आपको बताऊंगा। प्रतिरोध का उपयोग क्या है, क्यों यूज करते हैं, ये क्या काम करता है, हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, जस्ट इससे अगले वाले टॉपिक में। फिलहाल आप देख लो, यही है प्रतिरोध। एक्चुअल लाइफ में ऐसा दिखता है। ठीक है, ये लेके आते थे, पहले बैटरी के चार्जर बनाते थे, इसी से चार्ज करते थे, क्योंकि तब इतना एडवांस नहीं था, बैटरी वगैरह जगह जगह इन्वर्टर और ये सब नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो प्रतिरोध, इसका सिंबल देख लो। प्रतिरोध को आप क्या करोगे? एक सीधी लाइन, फिर इसके बाद ऐसे छोटी 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 टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनानी है, और फिर एक ऐसे लाइन बनानी है। ये किसका सिंबल हो जाएगा? प्रतिरोध का। ऑलवेज ऐसे ही बनाना है, थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूं, मुझे पसंद नहीं आया ये ऐसे करके। ये देखो, ये पसंद आया मुझे। ये है किसका सिंबल? प्रतिरोध का। अभी दिखाया था ना प्रतिरोध, ये प्रतीक में ऐसे दिखाएंगे हम लोग, बाकी एक्चुअल लाइफ में कैसा दिखता है आपने देख लिया। मैंने इसलिए फोटो दिखाया उसका क्योंकि बल्ब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, सेल आपने देखा हुआ है, बैटरी देखी हुई है, प्रतिरोध नहीं देखा था, मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब चलिए स्विच की बात कर ले। तो स्विच सबके घरों में होता है, स्विच तो सबके घरों में होता है। अब स्विच को दिखाने का बच्चों बहुत सारा तरीका है। देखो, स्विच को एक तो इस तरह से दिखाते हैं, ये क्या है? ये स्विच है, इसके बीच में सब खाली है, कुछ डॉट वॉट नहीं लगाया है, डॉट वॉट नहीं लगाया है। तो इस स्विच को ओपन स्विच कहते हैं, खुला हुआ, ओपन स्विच, खुला हुआ। ठीक है, और अगर यही सिंबल बना के तुमने बीच में ऐसे डॉट लगा दिया तो इसका मतलब हो गया क्लोज्ड। अब ये स्विच कैसा है? अब ये स्विच बंद है, क्लोज्ड है, मतलब कि ये स्विच कैसा है? बंद। या फिर ओपन स्विच को एक और तरीका होता है दिखाने का, इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से। ये देख लो, इसका मतलब क्या हुआ? ओपीईएन, ओपन। और इस तरीके से अगर यहाँ पे दो डॉट्स के साथ इसको ऐसे दिखा दोगे तो ये कैसा कहलाएगा? क्लोज्ड कहलाएगा। ये कैसा स्विच कहलाएगा? क्लोज्ड कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ ये स्विच का सिंबल भी आपको समझ में आ गया। स्विच आपने घरों में देखा होगा। देखो, स्विच में क्या होता है ना,
जैसे दो वायर्स हैं, ठीक है। स्विच में क्या होता है, ये दो ये एक ऐसे ऐसे है मान, ठीक है। स्विच को तुमने ओपन कर दिया यानी कि हम जिसको कहते हैं कि बल्ब बंद कर दो, यानी स्विच को एक तरह से ओपन करने का मतलब क्या होता है, ये ऐसे हो जाता है। दोनों तार में कोई कनेक्शन नहीं है, जब कनेक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो हमारा बल्ब जलेगा नहीं। और जब हम कहते हैं स्विच को ऑन कर दो, तो आप इसको क्या करते हो, क्लोज, इस सर्किट को क्लोज करते हो, दोनों तार आपस में जुड़ जाते हैं। अंदर स्विच को ऑन करते ही ये दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है और हमारा बल्ब क्या होता है, चालू हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ना, ये स्विच है, स्विच को जब तुमने ऑफ किया तो ये यहाँ से ऊपर उठ गया, कनेक्शन नहीं हो पाया, इसको ओपन स्विच कहते हैं। कनेक्शन नहीं हो पाया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। और जैसे ऑन किया, ये वाला वायर आके इसमें चिपक गया, ये क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड परिपथ हो गया, क्लोज्ड हुआ, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, स्विच ऑन हो गया, अब हमारी डिवाइस काम करने लगेगी। तो ये हो गया एक सिंबल, और इसको किताबों में इस तरीके से भी और इसको इस तरीके से भी दिखाया गया होता है। जब बीच में डॉट नहीं है तो ओपन, बीच में डॉट है तो क्लोज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्विच का भी सिंबल आपको समझ में आ गया होगा, और स्विच तो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा ही देखा है, ठीक है। चलिए, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, ये क्या होता है भाई, एक तो होता है हमारे पास प्रतिरोध, यहाँ पे देखो, एक तो होता है हमारे पास प्रतिरोध, और एक क्या होता है परिवर्ती प्रतिरोध, या फिर इसको धारा नियंत्रक भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या है, प्रतिरोध, ये जो मैंने अभी पीछे दिखाया था, वो ऐसा प्रतिरोध था जिसका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे बल्ब लेके आते हो आप 100 वाट का, वो 100 ही वाट का रहेगा, उसको 50 वाट, 40 वाट, 30 वाट तो कर नहीं सकते हो, मतलब ये फिक्स रहता है। अब ये वाला जो है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ परिवर्ती प्रतिरोध, सॉरी बाहर बहुत गाड़ियां, मतलब ये हॉर्न वगैरह, आवाज वगैरह, मेरे रूम के आसपास बहुत सारे, मतलब इधर से हाईवे और तामझाम निकला हुआ है, तो बहुत सारा आवाज आता है, थोड़ा सा मतलब इग्नोर कर देना और कुछ नहीं, ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध, अब ये प्रतिरोध क्या था, फिक्स था, ये परिवर्ती आ गया, या फिर धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक माने धारा को नियंत्रित करने वाला, यानी धारा को कम ज्यादा करने वाला, यानी कि परिवर्ती मींस प्रतिरोध का बदल जाना, प्रतिरोध को परिवर्तित किया जाना। एक पिक्चर मैं दिखा रहा हूं आपको, जरा सा देखो, आप स्क्रीन पे आपके आ गया होगा, एक पिक्चर आया होगा, इसमें जो डिवाइस दिख रही है ना, ऐसे जो इतनी बड़ी डिवाइस आपको वहां पे दिख रही है ना, यही है आपका एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में परिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक। ये प्रैक्टिकल लाइफ का आपके परिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक है। इसमें देखो, एक चीज मैंने ऐसे गोल मार्क किया हुआ है, ना ऑरेंज कलर से, वो जो मार्क किया हुआ है ना, वो क्या है एक्चुअली, वो जो वहां पे एक चीज दिख रही होगी जिसको मार्क किया, उसको पकड़ के तुम आगे पीछे सरका सकते हो, उसको पकड़ के तुम ऐसे आगे स्लाइड कर सकते हो, ऐसे पीछे स्लाइड कर सकते हो। उससे क्या होगा बच्चों, जब तुम उसको पकड़ के, उस नोड को पकड़ के, वो जो भी चीज लगा हुआ है उसको पकड़ के अगर तुम आगे ले जाओगे तो तुम प्रतिरोध को बढ़ा सकते हो, तुम पीछे लाओगे तो प्रतिरोध को घटा सकते हो। और वही जो फिगर में दिख रहा है वो क्या है एक्चुअल में, परिवर्ती प्रतिरोध है, या फिर धारा नियंत्रक भी बोलते हैं। जैसे हमको जरूरत पड़ी, हमने उसको, वो जो स्विच लगा हुआ है एक तरह से स्विच ही है वो भी, उसको थोड़ा सा आगे की तरफ सरकाया, जैसे आगे की तरफ सरकाएंगे हमारा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर हम पीछे की तरफ सरकाएंगे हमारा प्रतिरोध घट जाएगा, यानी कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध को बढ़ा या घटा सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में यही वाला प्रतिरोध होता है। आमतौर पे ये जब आप कभी इंजीनियरिंग वगैरह करने जाओगे तो प्रैक्टिकल लैब्स में भी रखा होता है और बच्चों को करके दिखाया जाता है। एक बल्ब लगा देते हैं, क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं और बल्ब के जो सर्किट होता है उस सर्किट के बीच में एक परिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक लगा देते हैं। बल्ब अब प्रतिरोध से क्या करते हैं, उसको आगे ले जाएंगे तो बल्ब तेज जलेगा क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाएगा, उसको पीछे ले जाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, बल्ब अपने आप धीरे हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो ये होता है बच्चों परिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक। इसका जो सिंबल होता है ये भी दो तरीके से दिखाया जाता है, दो तरीके से। एक तो क्या करो, प्रतिरोध ऐसे 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 बना के इसके ऊपर एक ऐसे तीर लगा दो, ये तीर लगा दो, इस तरीके से एक एरो लगा दो। इसका मतलब ये है, ये कहीं ना कहीं ये तो प्रतिरोध हो गया, ये एरो जो है ना, ये वही वाला नोड है जिसको तुम आगे या पीछे कर रहे हो, मतलब ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि परिवर्ती है, इसको आगे पीछे करके हम प्रतिरोध को बदल सकते हैं। या कई जगहों पे बच्चों, कई जगहों पे, कई किताबों में इसके सिंबल को कुछ इस तरीके से बनाया गया होता है, प्रतिरोध बना के इसके ऊपर एक इस तरीके से एरो लगा देते हैं। ये भी वही वाला नोड है जिसको तुम आगे या पीछे कर सकते हो और इसके थ्रू तुम प्रतिरोध को परिवर्तित कर सकते हो। तो इसीलिए ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक का सिंबल हो जाता है, इस तरीके से आपको दिखाना होता है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक के सारे सिंबल्स आपके क्लियर होंगे। मैं थोड़ा सा आपको स्पेस देता हूं, फटाफट से एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल ही सोचना मत, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि नोट्स आपको वहां पे आके लिख के नहीं दूंगा, यहाँ पे प्रॉपर्ली समझाया, नोट्स भी दिया, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये तुम्हें नहीं आएगा तुम आगे प्रतिरोध और दुनिया भर के और अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं वो कैसे करोगे। तो ये कर लो, अभी सिंबल खत्म नहीं हुए, 3-4 सिंबल और ये कर लो, फिर आगे मैं उसको भी कराऊंगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए
ओके स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट आगे चलते हैं और भी कुछ सिंबल्स हैं जान लेते हैं। जैसे कभी भी तार के ज्वाइंट को अगर आपको दिखाना हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तार के ज्वाइंट को 6वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, इतने हैं। ठीक है, 6वां नंबर की बात करने जाना है। मैं कह रहा हूँ तार के संधि को, जैसे दो वायर होते हैं ना, वायर होते हैं, घर में देखा होगा, दो वायर है, उसको पकड़ के तुम क्या करते हो, जोड़ देते हो जब तुम्हें कनेक्शन को फ्लो कराना होता है किसी अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तार को आप क्या करते हो, जोड़ते हो। तो तार के संधि को या फिर तार की जो कनेक्शन होता है, तार के कनेक्शन होता है, उसको कैसे दिखाते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे और हमें तार संधि कहीं दिखाने की जरूरत पड़ गई, तार संधि कहीं दिखाने की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे, एक वायर जैसे यहां बनाओगे, जब भी लाइन बनाओगे समझ लो वो वायर है, ये लाइन सी बना के छोड़ दो ना तो वो वायर, एक वायर यहां बनाओगे, मान लो एक वायर ऊपर से आ रहा है, तुमने यहाँ पे जोड़ा है तो एक डॉट सा बना दोगे, डॉट सा यहाँ पे बना दोगे, तो ये जो तुमने बना दिया, ये तुमने क्या बना दिया, तार संधि बना दिया। और कई बार तार की क्रॉसिंग बनानी पड़ती है, क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग बनानी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम में, तार तार क्रॉसिंग बनानी पड़ती है। तार क्रॉसिंग का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जैसे जब घर में वायरिंग हुई तो देखना, जैसे बहुत सारे वायर्स यहाँ से आए इधर को गए, अब मान लो इधर पीछे से कुछ वायर आ रहे हैं जो कि इसमें जुड़े हुए नहीं है, इस वायर में उनको जोड़ा नहीं गया है, पीछे से आए, इसके ऊपर से या फिर इसके नीचे से उसको लेके हम आगे चले गए, उधर कहीं कनेक्शन किया, पीछे कहीं कनेक्शन किया, इस वाले तार में इस वाले तार से कोई कनेक्शन नहीं है, बस दोनों को क्रॉस कराया गया है। तो तार की जो क्रॉसिंग होती है, कनेक्शन नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, बस क्रॉस कराया गया। जब क्रॉसिंग कभी आप दिखाओगे ना बच्चों, तो आप क्या करोगे, जैसे कि एक तार यहाँ पे दिखा दोगे और एक तार दूसरा, इसको क्रॉस करा रहे हो ना, क्रॉस करा रहे हो, कनेक्शन नहीं है, बस क्रॉस करा रहे हो, तो यहाँ से ऐसे एक गोल सा दिखा दोगे, थोड़ा बड़ा बन गया, मुझे पसंद नहीं आया, चलिए अच्छे से बनाता हूँ, ऐसे एक गोल सा बना दोगे और यहाँ से इस तार को आगे बढ़ा दोगे, ये तार की क्रॉसिंग है। ये वायर आया, गोल सा बना के आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब तार को ऊपर से या नीचे से हमने क्या करा दिया है, क्रॉस करा दिया है, तार क्रॉसिंग का ये सिंबल हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब एक सिंबल और देख लो अमीटर का, और लगे हाथ एक सिंबल और देख लो, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का, एक अमीटर का और एक वोल्ट मीटर का, अमीटर का और वोल्ट मीटर का। क्या होता है सिंबल अमीटर का बच्चों, एक काम करो, एक सेकंड का टाइम दो, देखो स्क्रीन पे एक फिगर आया होगा, एक चित्र आया होगा, तुम देखो, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना तुम्हारा फोटो, ये अमीटर है। ये जानते हो, ये जब तुम किसी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाओगे ना, इलेक्ट्रिकल दुकान पे जाओगे ना, जो पंखे वंखे बना देते हैं, या फिर घर में आपके कुछ खराब हो जाता है, फ्रिज खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, कुछ प्रेस वगैरह खराब हो गया, आप लेके जाते हो ना बनवाने, कभी जाना दुकान पे, देखना वो एक ऐसा ही यंत्र रखा होगा अपने पास, और उसमें दो दो वायर्स देखो इसमें निकले हुए ना, एक रेड है एक ब्लैक है, उन दोनों को तार में जगह जगह जहां पे आईसी लगी होती है या फिर रजिस्टर, कई बार रेजिस्टेंस लगा होता है, जो रेजिस्टेंस अभी हिंदी में प्रतिरोध, जो प्रतिरोध मैंने अभी तुमको पढ़ाया, जब ये अपने बल्ब में, इलेक्ट्रॉनिक जितने डिवाइस है ना जो तुम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स उसमें लगे होते हैं। मोबाइल फोन यूज कर रहे हो ना, इसमें बहुत सारे रजिस्टर और कैपेसिटर और आईसी, बहुत सारी चीजें लगी होती है इसके अंदर, जो इसका मदरबोर्ड होता है, ठीक है, छोटा 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 लगा होता है। तो वो कैसे चेक करता है, इसी अमीटर से चेक करता है, उसको लगाएगा उस कनेक्शन पे, एक प्लस वाला, माइनस वाला, लाल वाला, काला वाला लगाएगा और देखेगा उसमें कि इसमें करंट फ्लो हो रही है कि करंट फ्लो नहीं हो रही है। आपको पता है अमीटर करंट नापने के लिए और वोल्टमीटर वोल्टेज नापने के लिए, वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, चेक कर सकते हो। सेम टू सेम यही पिक्चर है, ऐसा ही होता है। आप दुकान पे जाके देख लेना, दुकानदार से पूछना भैया ये तुम्हारे पास क्या हो, बताएगा बेटा ये अमीटर है या वोल्टमीटर है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल लाइफ में, आपने देख लिया अमीटर, मैं आपको दिखा दिया यहीं पे, दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम यही होता है, ठीक है। अब अमीटर का लेकिन सिंबल कैसा होता है, अमीटर का सिंबल कैसा होता है, एक लाइन यहां बनाते हैं, एक गोला बनाते हैं, इसके अंदर ए लिख देते हैं, ए माने अमीटर, और ये क्या है, ये तार है, और ये भी क्या है, ये तार है, इसको ले जाके कहीं किसी सर्किट में कनेक्ट कर दो, इसको ले जाके किसी सर्किट में, जहां तुम्हें कनेक्ट करना है इस अमीटर के दोनों कनेक्शन को ले जाके सर्किट में कनेक्ट कर दो। और जैसा कि मैंने पढ़ाया था, अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में। वो क्या होता है वो भी आगे पढ़ाऊंगा। ये बना के एक तरफ प्लस लिखना, एक तरफ माइनस लिखना, एक तरफ प्लस, बाएं तरफ हमेशा प्लस लिखना और दाएं तरफ माइनस लिख देना। जहां अगर कभी जरूरत पड़े उल्टा लगा रहे हो, कहीं डायग्राम में उल्टा लगा रहे हो, तो जिधर माइनस है उधर माइनस लिख देना, जिधर प्लस है उधर प्लस लिख देना। अभी जोड़ने को बताऊंगा जब डायग्राम में और आगे बढ़ेंगे तब। और वोल्ट मीटर को भी क्या करना है, एक लाइन बनाना है, एक गोल सा बनाना है, एक लाइन और बनाना है, इसके बीच में भी लिख देना, भी फॉर वोल्ट मीटर, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल, एक तरफ रेड वायर, एक तरफ ब्लैक वायर, ये आपने बना दिया वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हो गए आपके प्रतीक, ये हो गए सिंबल। उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रतीक समझ में आए होंगे, मजा आया होगा, पसंद आया होगा, और मेरी मेहनत को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए देखो आप थोड़े से और भी दोस्तों को बताओ, वीडियो को शेयर करो, थोड़ा लोगों को बोलो कि आके पढ़ लो, मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। और आई थिंक मजा आ रहा होगा यार, अब इससे ज्यादा कोई और क्या बताए, ठीक है। तो
कहीं ना कहीं मेरे सपोर्ट के लिए कह सकते हो, मेरे सपोर्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको मजा आ रहा है, और सपोर्ट करना चाहते हो तो थोड़ा शेयर कर दो, ढेर सारे बच्चों को, जितने लोगों को जानते हो जो कक्षा 10वीं में है, सबको शेयर कर दो कि भैया तू पढ़ो तू पढ़ो तू पढ़ो। देखो ऐसा है ना, केवल अपना फायदा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो मिल गया वीडियो, मैं तो मजे से पढ़ रहा हूँ, किसी को बताऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों का भला करोगे, ऊपर वाला आपका भला करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर कर दो। और बाकी जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जिन्होंने पूरा लेक्चर कंप्लीट किया, उनको मजा आया, पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्पेशली पढ़ने आते हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लोगों को भी बोले कि आप आ जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा इसको शेयर कर दो वीडियो को तमाम जगहों पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां जहां आप हो वहां वहां शेयर कर दो। चाहो तो फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बस लोगों को बताओ कि भैया पढ़ लो, ठीक ठाक पढ़ाई चल रही है, ठीक है। तो आज मैं ये लेक्चर यहीं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी लंबा, आधे घंटे से ज्यादा का हो गया होगा आई थिंक। तो इसको यहाँ पे रोकते हैं, और नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला मैं आपको प्रतिरोध। प्रतिरोध जो सिंबल मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, वही प्रतिरोध, उसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम 2021, 2021 के कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर विद्युत की बात करें, वो 4 नंबर में, 2 नंबर में, 6 नंबर में, कहीं भी कितने भी नंबर में वो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। डिपेंड्स ऑन, छोटा होगा तो 4 नंबर का होगा, बहुत छोटा होगा तो 2 नंबर का, बड़ा सवाल है तो 6 नंबर का, लेकिन वो हर बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो करेंगे कल भी आ जाना क्लास में सभी लोग, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या, शेयर कर दो वीडियो को फटाफट, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।